अच्छा, आवाज़ मेरी पहुंच रही है पीछे तक? सबको वहाँ कोने में आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? उधर आ रही है? सबके लैपटॉप चार्ज है, सब लाइव सर्वर डाल दिया? कोई है जिसने नहीं डाला हो? नहीं। सबके पास लैपटॉप है या कोई है भाई फ़ोन से कोड करने वाला है? सब पे है? कौन? तो देखो अब तक तुम लोग सीपी कर रहे थे, मोस्टली लोग सी प्लस प्लस कर रहे होंगे, कुछ होंगे जिनको 10 बार बोल दिया फिर भी पाइथन कर रहे हो, कोई बात नहीं। ठीक, तो आज अपन लोग बेसिक से चालू करेंगे एकदम। तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग थे, तुम लोग बहुत मेंटर्स को रीच आउट कर रहे थे कि सर हैकबाइट आ रहा है, मुझे बैकएंड सीखना है, सर हैकबाइट आ रहा है, मैं ये सब कैसे बनाऊँ, एपीआई क्या होती है, ये सब अभी मत करो। अगर तुम्हें पहले से आता है वेल एंड गुड, बट अभी से इस सब स्ट्रेट अप इन चीज़ों पर जंप नहीं करते हैं, ठीक है? तुम्हें एकदम बेस लेवल से बताएंगे, उन सब का टाइम अपने आप आ जाएगा कि तुम्हें बैकएंड आ जाएगा, तुम्हें फ्रंट एंड आ जाएगा, एपीआई वगैरह क्या होता है सब आएगा। पर हैकबाइट को अपना गोल मत बनाओ, क्योंकि उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा रश होगा और मेंटली और फिजिकली इम्पॉसिबल है कि तुम इतनी जल्दी बैकएंड सीख लो, ठीक है? तो अगर किसी के मन में है कि हैकबाइट में रजिस्टर करना है, हमें जल्दी जल्दी सब सीखना है, मत करो इतना, जितना करा रहे हो उतना करो, यू विल डू इट, ठीक है? आज है अपना HTML CSS का, तुम्हें एकदम बेस लेवल से चालू करना है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, तुमने वर्ल्ड वाइड वेब सुना है? कोई मुझे बताओ क्या होता है? अच्छा, उसने कहा कि वो इंटरनेट होता है, क्या तुम्हें लगता है वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक ही चीज़ है? www वेब पेजेस का कलेक्शन है, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है, और इंटरनेट जो है बहुत सारे डिवाइसेस का एक कनेक्शन है। ठीक है, तो इंटरनेट के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब आता है? यस। ठीक, डाउट क्लियर हो थोड़ा? वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट सेम नहीं है। इंटरनेट का सुपर सेट है, उसके अंदर तुम्हारा वेब आता है, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके अंदर क्या होता है, तुम लोग जो भी सर्च मारते हो, कोई वेबसाइट खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, वो आता है तुम्हारा वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, तभी ऊपर वो www डॉट समथिंग आता है, ठीक है? तो वो तुम्हारा हो गया वेब पेजेस का कलेक्शन। और इंटरनेट का है जहाँ पे वो सब पड़ा हुआ है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स इज इंटरनेट, क्लियर? आगे गाइस ये बताओ अभी क्या खुला हुआ है? गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र। यहाँ जो ऊपर में दिख रहा है, वहाँ तुम क्या डालते हो अपना? URL का फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फाइन। अब उसमें लिख, लेट्स से अपन को हैकबाइट की वेबसाइट पर जाना है कि हमारा ब्राउज़र और सर्च इंजन दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है? किसी को पता है सर्च इंजन क्या है? तुमने क्रोम खोला है, वो तुम्हारा ब्राउज़र है, ब्राउज़र में तुम ऊपर गए, तुमने लिखा हैकबाइट, ठीक? हैकबाइट, अब ये तुम्हारे सामने हैकबाइट से रेट सारी चीज़ें आ गई, वो कहाँ से आई? उसे तुमने जो लिखा सामने वाले को कैसे पता कि जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हें दिखाएगा? वो तुम्हारा सर्च इंजन का काम है। एक बेसिकली एक डिक्शनरी है, कलेक्शन है, तुम उसमें हैकबाइट लिखो, उसमें हैकबाइट ढूंढेगा और उससे रिलेटेड डेटा सामने फेंक देगा, फाइन? अब अपन हैकबाइट डॉट इन पे गए, खोल, अब देखो तुमने उस पर क्लिक करा, यहाँ से बढ़िया सी एनिमेशन आ गई और ये अपनी वेबसाइट है, पीपीटी हो जाओ, ठीक? तुमने करा क्या अभी? तुम ब्राउजर पे गए सब लोग, तुमने हैकबाइट लिखा, वहाँ पे कुछ हुआ, तुम्हें हैकबाइट का रिजल्ट आया, ठीक? अभी इसमें चीज़ें लिखी हुई है, HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इस पर अपन नहीं जाएंगे, बस इतना समझो ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, URL क्या होता है, इतना सबको क्लियर होना चाहिए अभी। आगे जाओ। अब देखो तुमने हैकबाइट की वेबसाइट देख लिया, उसमें देखो ऐसी एनिमेशन थी, ठीक? तुम विकीपीडिया देखो, तुम हैकबाइट की वेबसाइट देखो, तुम बताओ उसमें डिफरेंस क्या क्या होता है? कोई ऐसा सटल डिफरेंस, सटल क्या, कुछ जो भी डिफरेंस हो तुम्हें लगता है क्या है वो? एनिमेशन और स्टाइल, एनिमेशन और स्टाइल्स और कलर्स है। तुम विकीपीडिया देखो, तुम्हारा क्या है? प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट है, बीच में कई लिंक्स होते हैं ब्लू कलर के, और कुछ नहीं है। वही तुम हैकबाइट की वेबसाइट पे जाओ, पूरा कलर्स हैं, एनिमेशंस हैं, अलग अलग टैब्स हैं, उसमें इमेजेस हैं, ठीक? यानी डिफरेंस कुछ तो है। अब वो क्या डिफरेंस है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का, ठीक? ये 3 टर्म्स हैं, किसी को नहीं पता कोई बात नहीं, उसको भी कवर अप करेंगे। तुम इमेजिन करो तुम्हारे पास एक स्केलेटन है, एक इंसान का स्केलेटन, ठीक? तुमने उसको किस तरह बना दिया, वो होती है तुम्हारी HTML। तुमने उसके ऊपर स्किन चढ़ा दी, उसको ढंग के कपड़े बना दिए, महंगे से एकदम बढ़िया, वो है तुम्हारा CSS कि वो दिखने में कैसा है, ठीक? स्ट्रक्चर तुम्हारा रेडी है,
कि ये एलिमेंट यहाँ होगा, ये एलिमेंट यहाँ होगा, पर वो दिखेगा कैसा, वो तुम्हारा CSS है। उसके बाद तुमसे कुछ भी जादू वादू करके रैंडम से जान फूकती, वो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट है कि बंदा चलने लग गया, खाने लग गया, आके सेशन ले रहा है, कुछ भी, वो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट है। HTML से तुम क्या करोगे, CSS से और जावास्क्रिप्ट से फंक्शनैलिटी डालोगे। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, तुम्हें बेसिक HTML बताते हैं एकदम स्क्रैच से कि बनाते कैसे हैं। इसके समझ। अब देखो HTML तुम्हारा वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है। तुम्हारा वेब पेज बेसिकली अगर सबसे कम डिविजन में डिवाइड करूं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। हेड क्या होता है, हेड में तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसका जो मेटा डेटा है। अब मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा कुछ नहीं, इट डिफाइंस कि आपके डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स के लाइक आपका डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, उसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, वो आपके हेड में होता है। अब बाकी जो आपको वेबसाइट पे जो दिखाई दे रहा है वो सारा बॉडी में आता है, हेड एंड बॉडी। किसी को पता है मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? C++ में कोडिंग करते हो तुम लोग अभी, वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उससे तुमने अभी तक ऐसा कुछ वेब पेज बनाया है? पॉसिबल है बट नहीं बनाया ना। किसी ने HTML यूज करा है अभी तक? किसने करा? तूने करा? उससे क्या वेबसाइट बनती है? कैसे? तो HTML को कौन पता है क्या है? मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप मतलब तुम लोग अपना C++ यूज करते हो, पाइथन यूज करते हो, उसमें तुम्हारा कोडिंग लॉजिक आता है कि ये फॉर लूप है, ये है, एलिस एंड बॉब आपस में खेल रहे हैं, उनको ये करवाना है। ठीक है, तुम HTML से क्या करते हो, तुम वो सब नहीं करेगी कि एलिस ने इसको इतना पैसे दिया, बॉब ने इसको इतना पैसा दिया, ये घाटे में वो लॉस में ना। तुम उसे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो। कोई भी लैंग्वेज जो तुम्हें एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दी है, एक ढांचा दे रही है, इट गिव्स यू अ स्केलेटन, वो होता है मार्कअप लैंग्वेज। So you can't say HTML is a programming language. No, it's a markup language. उसके फुल फॉर्म में ही है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है अभी समझ रहा हूँ, जिसको नहीं आता होगा बहुत भारी चीजें लग रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बस सिंटैक्स मान लो इसको समझने के लिए। तुम पहले ऊपर लिखोगे HTML, सबने लैपटॉप खोलो, VS कोड खोला हुआ है सबका, तुम टाइप करो, पहले लिखो HTML ऐसे करके। गाइस सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फाइल बनानी है। फाइल बनाओ, कुछ भी नाम दे दो, .html एक्सटेंशन डाल दो। ओके, अब देखो तुमने इतना मेहनत करके ये सब लिखा, मोस्टली भूल ही जाओगे, रटने वाली चीज ही है। पूरा उड़ाओ, एक काम करो, कंट्रोल है और बैकस्पेस मार दो सब। अब तुम लिखो एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर दबा दो, टैब दबा दो सब, जादू। अब देखो ऊपर यहाँ ऐसा डॉग टाइप करके कुछ लिखा हुआ है और उसके बीच में देखो ऐसा एंगुलर ब्रैकेट्स है। अब तक तुमने जितनी प्रोग्रामिंग करी है, एंगुलर ब्रैकेट्स जहाँ तक मुझे मन में आ रहा है जिसे CNC आउट में पढ़े होंगे। ठीक, पर यहाँ पे उसका मतलब कुछ और है, उस पर भी आगे आते हैं। डॉग टाइप भूल जाओगे ये लेके आए। तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर क्या है, HTML लिखा है यहाँ पे। ये डिफाइन करने के लिए तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, HTML है। उसके बाद तुम हेड में आए, अभी के लिए भूल जाओ, ये मेटा वेटा है, डेटा चुराता है, भूल जाओ, इस पर अभी ध्यान नहीं देना अपन। बस याद रख लो कि हेड वगैरह लिखना है अभी के लिए। अब तुम टाइटल पे आओ, हेड के अंदर टाइटल है, ये चीज ध्यान देना। तो तुम कोई भी वेबसाइट खोलते हो, हार्ड बैटर से खोलो, हाँ चलो इसको खोलो। अच्छा एक काम करो, तुम लोग का अभी इतना रेडी है ना, सबने लाइव सर्वर डाला था, तो नसीब का लाइव सर्वर का टाइम। अब देखो यहाँ नीचे तुम्हें सबसे नीचे अपने राइट में, बॉटम राइट में ऐसा दिख रहा होगा गोल आइकन, सबको दिख रहा है? उस पर क्लिक करो तो देखो यहाँ ऐसा आ जाएगा पोर्ट 5500 और मोस्टली पॉपअप आना चाहिए। सबका आ रहा है? जिसका नहीं आ रहा तुम लोग अपना ब्राउजर खोलो और लिख दो लोकल होस्ट 5500, वहाँ जितने मैं कैसे उसमें हेल्प करा दो। अब मुझे एक चीज बताओ, सब इधर ध्यान दो, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है पता है? मोए मोए, वो कहाँ से आया? क्योंकि टाइटल्स एग्जैक्टली। तुम लोग यहाँ जो लिखते हो वो तुम्हारे ब्राउजर के टैब के ऊपर लिखा होता है। तुम जो चाहे लिख दो वो तुम्हें यहाँ दिख जाएगा। ठीक, तुम यहाँ जो लिखोगे
वो तुम्हारे ब्राउजर के ऊपर टैब में दिखेगा। अब देखो बॉडी पे आते हैं। हेड के अंदर ये सब जो कचरा लिखा हुआ है इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो मेटा इज जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हो उसके अंदर उसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है दैट इज डिस्क्राइब्ड थ्रू मेटा, उसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बॉडी पे आते हैं। अब तुमने भैया डॉक्यूमेंट बना लिया बट उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें उसमें कंटेंट्स डालने हैं वो तुम हमेशा बॉडी टैग में लिखते हो। अब कंटेंट में जैसे कि तुम्हारा हेडिंग्स आ गई, पैराग्राफ्स आ गए, वो सब बॉडी टैग में आएगा, इमेजेस आ गई सब बॉडी में आएगा। अब डिफरेंट तरह के टैग्स होते हैं। टैग्स मैंने जैसे बताया 2 तरह के होते हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग और एक जो सेल्फ क्लोजिंग नहीं होते हैं, जिसमें जैसे बॉडी हो गया वो सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। मेटा वो आपका सेल्फ क्लोजिंग है। अब तुम्हारे हेडिंग टैग्स, 6 तरह के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H2 होता है यहाँ पे होता है। अब अपने अपने में टाइप करो, ऐसे H1 टाइप करो, ऐसे इसी फॉर्मेट में टाइप करो H1, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखो, H2 उसके अंदर टेक्स्ट लिखो, और फिर लाइव सर्वर पे चेक करो कि कैसे दिख रहे हैं। कुछ साइज वेरिएशन आ रहा होगा, H1 वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, H2 वाला उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, H6 वाला सबसे छोटा। अब जैसा नाम से बता रहे हैं तुम्हारे हेडिंग्स क्लोज होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब मेरी हेडिंग्स तो आ गई। अब मुझे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने हैं, किस में लिखूंगा? H1 में नहीं, उसके लिए अलग टैग होता है विच इज योर P टैग। P टैग इज योर पैराग्राफ टैग। किसी ने ये देखा, उसने हल्का सा लॉरेन लिखा और इतना कवाड़ आ गया। नहीं यहाँ लॉरेन जो लिखा, किसी का सुना? एक बार सब इधर ध्यान दो। पैराग्राफ टैग बनाया, अब जो कहा तुमने लॉरेन लिखा, लॉरेन 32 लिखा। अब यहाँ देखो, तुम अगर ऐसे लॉरेन, सब लोग इधर देखो, तुम लोग ऐसे लॉरेन लिख रहे हो, यहाँ ऐसे देखो एक टूल टिप सा आ रहा है कि तुम्हारे स्निपेट्स होते हैं। तुमने अभी एक्सक्लेमेशन मार्क मारा और पूरे टेम्पलेट आ गया, उस चीज को बोलते हैं स्निपेट। एक्सटेंशन ही मान लो, इसको एक्सटेंशन ही है कि तुम्हें पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार में लिखो, सब कुछ अवेलेबल है। उसी तरह लॉरेम इप्सम, किसी ने सुना है कहीं? लॉरेम इप्सम कुछ समथिंग सुना है? हाँ, वो रैंडम टेक्स्ट फिलर है, तुम्हें मन में नहीं आ रहा भाई लिखना क्या है इधर, कुछ भी भर दो। तो ऐसा करके तुम कितना ही बना सकते हो, ये जितना भी है। तुम अगर उनके वेबसाइट पे टेम्पलेट क्या बोलिए इसको, बस तुम्हें कुछ एक रैंडम पैराग्राफ चाहिए ऐसा भरने को वेबसाइट को, तुम इसे जनरेट कर सकते हो भाई। अब देखो पैराग्राफ टैग में, अब मुझे एक ही पैराग्राफ में नहीं मल्टीपल पैराग्राफ में लिखना है। अब मैं सब लोगों ने जो टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में कई सारी लाइंस का गैप दो और फिर अपने लाइव सर्वर पे जाके देखो। एक काम करो, ये रैंडम डेटा हटाओ, अपना इंट्रो लिखो। इंट्रो किस किस के हुए हैं? इंट्रोडक्शन समझ जाओ, मतलब जिसको जो समझ रहा है अपने ऊपर है। उसमें लिखते हो ना कि आई एम दिस, आई एम फ्रॉम दिस, PDPM, IITDM, पूरा थोड़ा इंट्रो लिखो अपना यहाँ पे। थोड़ा इंट्रो लिखो और उसमें मल्टीपल लाइंस का गैप दो इसी पैराग्राफ टैग में। अब मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है और मेरे लाइव सर्वर में ऐसे दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे तो नई लाइन आनी थी। क्यों? क्योंकि वो मेरा न्यू लाइन रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा, P टैग ही रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये चीज उसकी बहुत अनोइंग है और मुझे भी बहुत अनोइंग लगती है। उसके लिए हमारे पास एक अलग टैग है BR टैग। ये क्या करता है? एक न्यू लाइन दे देता है। डाल के देखो सब लोग BR टैग। BR टैग तुम्हारा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। BR से तुम्हें क्या फुल फॉर्म लगता है, क्या होगा उसका? ब्रेक। ठीक है, उसका मतलब ब्रेक ही है। तुम एंटर दबाते हो, एंटर नहीं दिखता, तुम BR डालो, एंटर हो जाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स है, कोई बात नहीं। सबका वैसा दिख रहा है 3-4 लाइन में जितना भी लिखा तुमने। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने टेक्स्ट लिख लिया बट अभी मुझे मजा नहीं आ रहा, थोड़ी इमेजेस की जरूरत है। अब हम यूज करेंगे इमेज टैग। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जस्ट यू नो, IMG इमेज टैग। इसमें एक पैरामीटर आता है SRC करके,
किसी को आइडिया है SRC की फुल फॉर्म क्या होगी? सोर्स में तुम्हारा उसका रिलेटिव या एब्सोल्यूट एड्रेस आएगा उस इमेज का। अब तुम लोग इंट्रो ही लिख रहे हो तो अपनी अपनी इमेजेस लगा लो। किसी के भी लैपटॉप में अपनी इमेज है, लगाओ। अच्छा समझ मुझे बता, मैं इमेज को सेव कहाँ करूँ? इमेज को देखो, तुमने सेव कर लिया उसे, अपने इमेज डाउनलोड करके अपने लैपटॉप इसी फोल्डर में सेव कर लिया। बट सबसे कन्वीनियंट मेथड यही रहेगा है, तुम्हारे जिस भी फोल्डर में तुम्हारा जो HTML फाइल है उसी फोल्डर में उस फाइल को मैं सेव कर लूँ। तुम नहीं भी करोगे, किसी और फोल्डर में करोगे वो भी चलेगा, बट कन्वीनियंट यही रहता है कि तुम उसी फोल्डर में भी इमेज को सेव कर लो। फिर अगर तुमने इमेज को उसी फोल्डर में सेव कर लिया तो बस तुम्हें इतनी चीज लिखनी है, डॉट / और इमेज का नाम। अब देखो तुम्हारा इमेज, अगर बाय चांस तुमने ये एड्रेस जो है, जो तुम्हारा सोर्स एड्रेस है, ये तुमने गलत डाल दिया, गलत डाल के देखो क्या आएगा। अब तुमने गलत डाल दिया, वहां पे कुछ एक फाइल की इमेज बन के आएगी रैंडम, बट तुम किसी और को अपनी वेबसाइट दिखा रहे हो, तुम्हें बताना है कि अच्छा मेरी इमेज लोड नहीं हुई है, तो यहाँ पे एक आइडिया देना है उसे किस चीज की इमेज है, तो तुम ऑल्ट टैग्स का यूज करो। इसमें यहाँ पे दिख रहा है ऑल्ट करके, ऑल्ट में मैं जो भी लिखूंगा अगर मेरी इमेज डिस्प्ले नहीं हुई तो वहां पे वो दिखाएगा। अब इमेज टैग तो तुम्हारा हो गया। अब इमेजिन करो तुमने गूगल खोला है कभी, वहां पे एक सर्च बार आता है, तो उसमें कुछ टाइप करते हो, किसी ने सोचा वो कौन सा टैग होगा, उसे इनपुट टैग कहते हैं। अब ये जो तुम्हारा इनपुट टैग है, तो बता सकता है कौन किस तरीके का टैग है? इधर देखो, इसको अच्छे से पढ़ो, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब इनपुट तुम्हारे कुछ एट्रीब्यूट्स लेता है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तुम्हारे जो इमेज में, ये मैंने ऑल्ट लिखा, SRC लिखा, ये इमेज की प्रॉपर्टीज है। तो जो तुम टैग में ये प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हो वो एट्रीब्यूट्स की मदद से डिफाइन कर रहे हो। दोस आर योर एट्रीब्यूट्स। अब इनपुट के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो तुम्हें देने होते हैं। इनपुट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? टाइप, किस तरीके का तुम्हें इनपुट लेना है, मुझे टेक्स्ट लेना है, मुझे नंबर लेना है, मुझे ईमेल लेना है, किस टाइप का मुझे इनपुट लेना है, दैट इज डिफाइंड थ्रू टाइप। अब मुझे इनपुट को एक नाम देना है, लाइक वैसे तो ये विजिबल नहीं होता है बट ये फिर भी देना होता है। इसे एक गुड कोडिंग प्रैक्टिस समझ लो। नाम, फर्स्ट नेम, ये टाइप करके देखो सब लोग। इतना ही पार्ट करना अभी बस, ये फॉर्म वाला छोड़ दो। हाँ, सब लोग लिखो एंगुलर ब्रैकेट इनपुट, तुम्हारा पहला एट्रीब्यूट क्या? टाइप। तुम्हें उसको क्या चाहिए? टेक्स्ट चाहिए बेसिकली। अभी बहुत चीजें होती है, अभी ऊपर टेक्स्ट करते हैं सर, कि उसमें कोई बंदा आके कुछ भी लिख सकता है। तुम लिखोगे टेक्स्ट, देन यू विल राइट नेम इक्वल्स टू जो मन में आए। अगेन नेम क्या होता है, क्या करता है? नॉट नेसेसरी राइट नाउ, इट इज जस्ट अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस। सब लोग अगर अपना गूगल क्रोम खोलोगे तो वहाँ पे जो गूगल का सर्च बार है वहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है डिफॉल्ट में। किसी को पता है क्या लिखा हुआ आता है वहाँ पे डिफॉल्ट में? आपके गूगल में जो सर्च बार है वहाँ पे डिफॉल्ट क्या लिखा आता है? हाँ, सर्च गूगल और टाइप थोड़ा तेज। सर्च गूगल और टाइप URL। हाँ, वो जो डिफॉल्ट में लिखा आता है जब तक, और जैसे ही तुम कुछ टाइप करना शुरू कर देते हो उसमें वो गायब हो जाता है। ये जो डिफॉल्ट चीज लिखी आती है जो तुम्हारी यूजर को बताती है कि तुम क्या टाइप करोगे और यहाँ टाइप करना है, ये सब चीजें तुम प्लेस होल्डर की मदद से करते हो। देखो यहाँ पे ये फॉर्म, फर्स्ट नेम, BR, लास्ट नेम, फॉर्म, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा इनपुट, टाइप, टेक्स्ट, नेम, फर्स्ट नेम, ये लिखना है। बाकी अभी इतना जरूरी नहीं है और कुछ नहीं, बस ये। और उसमें एक और एट्रीब्यूट डालो, प्लेस होल्डर, जो मैंने बताया। प्लेस होल्डर में कुछ भी लिखो और फिर जब तुम अपने लाइव सर्वर पे जाके चेक करोगे और कुछ भी उस पर टाइप नहीं होगा तो वो जो प्लेस होल्डर में तुमने लिखा है वो वहां लिखा हुआ आएगा। ये देखो,
ये मेरी इनपुट फील्ड आ गई। अब मैं इसमें कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इनपुट फील्ड की जो टाइप है वो टेक्स्ट डिफाइन करी है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। अब अगर मैं ये टेक्स्ट हटा दूँ तो जो मैंने प्लेस होल्डर में लिखा था वो लिखा हुआ आएगा। अब मैंने इनपुट फील्ड में कुछ नहीं लिख रखा, तो जो मैंने प्लेस होल्डर में लिखा था अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा, तो जो मैंने प्लेस होल्डर में लिखा था एंटर एनीथिंग डिफॉल्ट वो दिखाई देगा। प्लेस होल्डर किस लिए यूज होता है? तुम्हारा जो यूजर है वो पहली बार तुम्हारी वेबसाइट पे आया है, उसे पता है यहाँ पे क्या टाइप करना है अपना। अगर तुमने यूजुअली तुम डिफाइन कर देते हो कि सही लिख देते H1 टैग की वजह से लिख दिया तुमने एंटर योर फर्स्ट नेम हियर, बट अगर तुमने वो नहीं लिखा है दैट कैन बी डन थ्रू योर प्लेस होल्डर। चलो अब तुम्हारे अगले टैग पे आते हैं। तुमने वेबसाइट खोली होंगी, तुम्हें वेबसाइट में लिंक दिखती होंगी कि तुम किसी लिंक पे क्लिक करते हो, तुम रीडायरेक्ट हो जाते हो किसी और पेज पे। वो लिंक्स किसके थ्रू करी जाती है? दैट इज डन थ्रू योर एंकर टैग। ए टैग, ए की फुल फॉर्म एंकर, दीज आर योर एंकर टैग्स। यहाँ पे तुम लिंक्स डालते हो अगर तुम्हें किसी भी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना हो। अब एंकर टैग्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? href पता है यहाँ पे href में ये जो डाला है मैंने ये एक लिंक है, ये तुम्हारा एट्रीब्यूट है, टैग एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट के अंदर वो डालते हैं। अब एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मैं एंकर टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखूंगा उस टेक्स्ट को क्लिक करने पे मेरी लिंक एक्टिवेट होगी। सबके लिंक्डइन बने हुए हैं ना, अपन पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मैं अपना लिंक्डइन अटैच कर रहा अपने उसमें ए टैग ठीक। यहाँ जैसे href है ना, अपना अपना लिंक्डइन खोलो, उसका जो URL आता है कॉपी करो और इधर पेस्ट मारो, फिर जो तुम्हारे पे पोर्टफोलियो पे आएगा उस पर क्लिक करेगा, वो तुम्हारे लिंक्डइन पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। अब तुम्हारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स div और span। भैया देखो, तुम कभी भी HTML लिखने बैठोगे तुम्हें इन दोनों टैग्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ये अच्छे से सुन लो। एक होता है तुम्हारा div टैग, सेल्फ क्लोजिंग नहीं है और स्पैन भी नहीं है। div टैग में मैंने कुछ भी लिख दिया। अब यही चीज एक स्पैन टैग में भी लिख सकता हूं मैं। अब तुम लोग कहोगे सर इसमें फर्क क्या है? तुमने अभी इतना कुछ लिखा, ठीक, तुम्हें अगर उसको एक स्ट्रक्चर देना है कि वो सारा चीज एक बड़े कंपोनेंट में आए और मैं उस बड़े कंपोनेंट को कहीं भी कॉपी पेस्ट मार दूं। अभी तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारा एक हेडिंग है, उसके अंदर एक इमेज है, उसके अंदर एक लिंक है, उसके अंदर एक इनपुट है, तुम्हें चाहिए इन सब का कुछ पेरेंट हो कि वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, उसके लिए यूज होता है तुम्हारा div। ठीक, तुम्हें ऐसे विजुअली लगेगा नहीं, अभी जो CSS बताएंगे तुम्हें तब समझ में आएगा div एग्जैक्टली होता क्या है। तो अभी div के अंदर कुछ भी लिखोगे वो पैराग्राफ जैसा काम कर जाएगा, बट वो पैराग्राफ नहीं है, इट इज मच मोर डिफरेंट। ठीक है, अभी के लिए div को बस समझ लो कि वो तुम्हारे एक पेरेंट एलिमेंट बना देगा, उसको आगे क्लियर आउट करते हैं। अभी स्पैन भी सेम चीज करता है, उसको भी अपन आगे CSS में क्लियर आउट करेंगे। एक मेजर डिफरेंस है जो अभी बता देते हैं। तुम कुछ भी चीज div के अंदर डालते हो, div takes a certain amount of space, वो स्पेस वो लेगा ही लेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं स्पैन के अंदर ही सेम चीज डाल दूं तो वो जो मैंने चीज डाली है वो जितनी स्पेस उसको नेसेसरी जितनी स्पेस उसको जरूरत है वो सिर्फ उतनी ही लेगा, वो अननेसेसरी की बाकी सारी स्पेस नहीं लेगा। मैंने पहला जो हेलो वर्ड है वो div के अंदर डाला, वो पूरी लाइन ले रहा है और तो मुझे पूरी लाइन की जरूरत नहीं। अभी तुम्हें वो दिखेगा नहीं, CSS में दिखाएंगे अच्छे से, ऊपर ऊपर से जान लो बस अभी के लिए। ठीक, रिपीट करती हूँ। अब तुम्हें हमने बेसिक एट्रीब्यूट दी, तुम्हें अभी तक क्या बताया हमने? एट्रीब्यूट या टैग्स बताए। अब उनको थोड़ा अपन स्टाइल करते हैं, उसके लिए क्या यूज होगी? CSS।
CSS की फुल फॉर्म पता है किसी को यहाँ पे? गुड। अब देखो HTML तुम्हारा बेसिक पोर्टफोलियो बन गया है, अब उसमें स्टाइल्स भरने हैं, क्योंकि अभी जो तुम्हारा पोर्टफोलियो बना है उसे कोई नहीं देखेगा, वो इतना अच्छा लग ही नहीं रहा है देखने में। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले फाइल तुम्हें एक अलग फाइल बनाओ, अलग फाइल का नाम कुछ भी डाल दो और एक्सटेंशन डालनी है .css। तुम्हारा एक मेन फोल्डर था, उसके अंदर तुमने something.html फाइल बनाई, उसके अंदर तुमने अपनी इमेज डाली थी। अब उसी के अंदर एक और फाइल बनाओ, लेट्स से styles.css। ये इंडेक्स और स्टाइल बस नॉमेनक्लेचर समझ लो, पर करना यही है अभी बस सकता हूँ। स्टाइल तुम्हारी CSS फाइल बन गई है। अब देखो बेसिकली तुम्हें किसी भी टैग में, डॉक्यूमेंट की किसी भी एलिमेंट में तुम्हें कुछ स्टाइल्स भरने हैं, तो उसका एक फॉर्मेट होता है। तुम एक फॉर्मेट, ये फॉर्मेट कैसे, तुम्हें जिस भी टैग के अंदर तुम्हारे स्टाइल्स भरने हैं उस टैग को तुम सिलेक्ट करते हो, वो तुम्हारा सिलेक्टर होता है। H1 में भरना है H1, P में भरना है P टैग, इमेज में भरना है IMG। फिर सिलेक्टर के बाद तुम लगाते हो कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे जितने भी CP करते हैं कर्ली ब्रैकेट से तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे ना, कर्ली ब्रैकेट लगा दो। फिर जो स्टाइल्स की प्रॉपर्टीज होती है, तुम्हें कलर डालना है, तुम्हें साइज बढ़ाना है, वो सब उन कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन होता है। अब जैसे कि मुझे डालना है, कलर डालना है, एग्जांपल के लिए लो, मेरी हेडिंग है बट बहुत ज़्यादा फीकी लग रही है और ब्लैक कलर की है, ब्लैक नहीं चाहिए मुझे, ब्लू चाहिए, मैं डाल दूंगा कलर। एक अभी आगे बताएंगे, अभी के लिए समझ लो कलर, फिर कॉलन, फिर क्या कलर और एक सेमी कॉलन। सेमी कॉलन देखो भाई CP में भी था, यहाँ पे भी है, आदत डाल दो उसकी। अब ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मेट था। अब तुम अपनी CSS फाइल जो तुमने बनाई है उसके अंदर कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करो। समझ लो जो तुम्हारी हेडिंग H1 थी, तुम्हें यही कॉपी कर लो, जो तुम्हारी H1 थी उसके अंदर कलर भरो। अपन को तुम लोगों ने जो H1 लिखा होगा, नेक्स्ट टाइम उसका कलर बदलना है। अपन जाएंगे इधर, अपन को H1 चाहिए, CSS फाइल को उसमें तुम लिखोगे सिलेक्टर, H1 सिलेक्ट करना है, H1 तुम कर्ली ब्रेसेस डालोगे, फिर उसके बाद तुम प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे। तो अपन को बदलना क्या है, अपन को बदलना है कलर, COLOR होता है, ये अमेरिकन है, ब्रिटिश का सीन है थोड़ा। तुम कलर लिखो, उसके आगे कोलन, फिर देखो ऑटोमेटिकली इतना कुछ दिख जाएगा जो तुम्हारे मन में सिलेक्ट कर लो। लेट्स से अपन लेते हैं कोलन ठीक, H1 चूज करा, H1 क्या है हमारा सिलेक्टर। उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस डाले, कलर अपनी क्या है, कलर अपनी प्रॉपर्टी है जो हमें बदलनी है। उसके बाद उसके आगे वैल्यू लिखी जो हम उसमें बदलना चाहते हैं। अब अपनी वेबसाइट खोलो सब लोग, क्या तुम्हारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? तुमने HTML फाइल बना दी, बट तेरी HTML वाली फाइल को पता ही नहीं है कि CSS वाली फाइल बनी हुई है। तुम्हें उसको पहले लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए काम आएगा अपना हेड टैग के अंदर। अपन लिखेंगे ऐसा, अपन लिखेंगे एक लिंक, इट विल बी अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट। हाँ ठीक है, आप सब लोग देखो इधर, तुम लोग हेड टैग में गए, उधर एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाया लिंक, उसका एक एट्रीब्यूट है रिलेशन REN, दैट इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट। ये एकदम एग्जैक्ट सेम रहना चाहिए, इसको चेंज मत करना। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट, देन HREF क्या करता है सब बताओ? लिंक, हाँ लिंक का एड्रेस देते हैं। अपन अभी क्या लिंक कर रहे हैं? CSS। तो अपन क्या देंगे यहाँ पे? CSS फाइल का लिंक, क्योंकि तुमने सेम फोल्डर में बनाई है, तुम बस यहाँ उसका लिख दो फाइल का नाम .css। सब लोग इतना करो, जब इतना हो जाएगा तुम नोटिस करोगे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अपना हेलो वर्ड बदल गया। चलो अब तुम्हारी CSS हमें कई सारी प्रॉपर्टीज ऑफर करती है। तुम्हें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, दैट इज योर कलर। तुम्हें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, दैट इज योर बैकग्राउंड कलर। मैं कोई भी एक एलिमेंट उठा लूँ, P टैग उठा लूँ, बॉडी टैग उठा लूँ और लगा दूँ बैकग्राउंड कलर, और फिर तुम्हें कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे, और कोई भी कलर लगा दो, रेड, ब्लू, ब्लैक, जो भी लगाना लगाओ।
और फिर जाके तुम देखोगे तुम्हारा जो उस टैग का जो बैकग्राउंड है वो चेंज होएगा। अब ये हो गया तुम्हारा कलर, टेक्स्ट का कलर, ये हो गया तुम्हारा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड का कलर। अब जो तुम्हारा टेक्स्ट है मुझे उसका साइज बढ़ाना है, साइज दिख नहीं रहा है, अभी टेक्स्ट बहुत छोटा है, वो कर सकते हो तुम फॉन्ट साइज की मदद से। फॉन्ट साइज और जब तुम कॉलर लगाओगे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब देखो तुम्हें तुम्हारे फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, तुम मेजर कैसे करोगे कि कितना बढ़ा है कितना घटा है? फिजिक्स में जैसे तो यूनिट्स होती थी, सेंटीमीटर, किलोग्राम, चीजें मेजर करने के लिए, यहाँ पे तुम्हारी यूनिट है पिक्सल, px। अब तुमने फॉन्ट साइज टाइप करा, नंबर और फिर उसकी यूनिट। यहाँ पे तुम्हारी यूनिट, अभी और भी कई सारी यूनिट्स होती हैं बट अभी उन पे बाद में जाएंगे। तुम्हारी जो सबसे बेसिक यूनिट है समझ लो पिक्सल, px। 25 पिक्सल, 50 पिक्सल। थोड़ा फिर रिवीजन मारते हैं फिर से। तुम्हारा स्केलेटन क्या होता है? HTML, उस पर तुम कपड़े बना दो, स्टाइलिंग, CSS, उसमें फंक्शनैलिटी डालो, जावास्क्रिप्ट, फाइन। HTML का टेम्पलेट चाहिए तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? बहुत बोल दिया, कोई और बताओ। एक्सक्लेमेशन मार्क, टैब, तुम्हें HTML का पूरा फ्लो आ गया। HTML में अलग अलग होता है, HTML, हेड, बॉडी, ये सब क्या है? सब बोलो, तेज बोलो। टैग्स हैं। तुम्हारा जैसे इमेज टैग है, उसके साथ में एक एट्रीब्यूट था, वो क्या था? SRC उसको क्या बताता है? सोर्स। सोर्स मतलब वो इमेज किधर है, ठीक। तुमने एंकर टैग पढ़ा था, उसमें एट्रीब्यूट क्या था? href क्या करता है? लिंक करता है। तो कुछ भी लिंक डालो, उस पर क्लिक करो, वो उधर चले जाएगा, ठीक है। अपने CSS करी, CSS स्टाइलिंग कर दिया, पर अपन ने चेंजेस करे थे, वो CSS में रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। वो क्यों नहीं हुए थे? क्यों नहीं करा था? सब लोग तेज बोलो। अपन ने HTML और CSS को आपस में लिंक नहीं करा था, उसके लिए कौन सा टैग यूज हुआ? लिंक टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट थे? रिलेशन में क्या डाला अपन ने? स्टाइल शीट क्यों डाली? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS इज अ स्टाइल शीट, इसमें तो अपने स्टाइल्स डिफाइन करते हो, तो इसलिए रिलेशन विल बी ऑफ टाइप स्टाइल शीट, फाइन, ठीक। उसके बाद अपना था उसमें href था। href में क्या डालते हो तुम फाइल की लोकेशन डालोगे। तुम्हारा अभी फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है? एक मेन फोल्डर, उसमें index.html ही यूज करना सब लोग, वरना दिक्कत आएंगी, और एक styles.css, फाइन। अपन ने इतना करा, सुनो जी CSS। तुम्हारा ये बॉडी, H1 पैराग्राफ क्या है? HTML क्या थे? टैग्स थे। जब तुम उनको यहाँ यूज करते हो तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज योर सिलेक्टर। तुमने H1 को सिलेक्ट कर लिया, उसी तरह बॉडी को सिलेक्ट कर लिया, उसी तरह पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, ठीक। H1 क्या? अब देखो सारी प्रॉपर्टीज में बता नहीं सकते, इनफाइनाइट है, लेजिट। उसमें अलग अलग होती है, तुम्हें फॉन्ट कलर बदल सकते हो, तुम उसमें एनिमेशन भी डाल सकते हो, स्केलिंग डाल सकते हो, उसकी क्वालिटी ऊपर नीचे कर सकते हो, फॉन्ट साइज बदल सकते हो, वेट बदल सकते हो। बोलते रह जाऊंगा, बहुत ज़्यादा है, तुम्हें याद नहीं रखना है, करते रहोगे अपने आप मेन में याद हो जाएगा, नहीं तो डॉक्स खोलो पढ़ना। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जब भी तुम डेवलपमेंट करो, कॉपी पेस्ट करने से डरो मत, इट इज़ नॉट चीटिंग। CP में मत करना, वो प्लैक खाओगे, वो गलत है। पर यहाँ पे कर सकते हो, पर ये नहीं है कि तुम्हें कुछ आता नहीं है तो सीधा ChatGPT पे गए, उससे बोला, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, वो गलत है, वो मत करो। इतना बेसिक लेवल पे ये सब मत करो, जो एडवांस चीजें पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत कर लेना। इन केस तुम्हें करना पड़ रहा है, उसको एज अ रेफरेंस लो कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा क्यों होता है, उसी से पूछो, उससे सीखो, ठीक। उसको सीधा कॉपी पेस्ट मत करना कभी भी, और कॉपी पेस्ट करने से घबराओ मत, और गूगल करना सीखो। जो तुम्हें समझ में नहीं आता, हर चीज अपने मेंटर से पूछना, दोस्तों से पूछने से बेटर है एक बार खुद एक्सप्लोर मार के देखो। एक चीज को ढूंढोगे 10 चीजें और पता चलती हैं, ऐसे ही सीखने में आएगा, इससे तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे? तुम्हें अगर टैग्स याद नहीं हो रहे, किसी को याद नहीं होता, रखने की जरूरत नहीं, याद जाओगे सीधा गूगल मारोगे कि मुझे इस चीज के साथ ऐसा करना है, व्हाट विल बी इट CSS टैग, उसमें यूज कर देगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, समझ। अब तुम्हें डिव और स्पैन पे क्लिफ हैंगर पे छोड़ा था, अब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तुम लोग इसको करो मत, वरना बहुत टाइम लग जाएगा, हम तुम्हें सामने करके दिखा रहे हैं, साथ साथ में बस देखते रहो, जहां डाउट होए वहीं उठ के हाथ उठा देना, क्लियर कर देंगे, फाइन।
फाइन। अब मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था डिफ स्पैन का, किसी को किस को क्या क्या समझ में आया डिफ स्पैन से, अभी क्या होता है बाकी मैं अभी बताऊंगा। किसी को कुछ समझ में आया हो कि डिफ क्या होता है, स्पैन क्या होता है, किसी को भी गलत बोलोगे चलेगा। सर div बेसिकली जो हमारा थोड़ा तेज div बेसिकली वेबसाइट का पूरा स्पेस ले लेता है एंड स्पैन जो होता है वो जितना स्पेस रिक्वायर्ड है उतना ही लेता है। हाँ, तुम्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है, हमेशा प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए तुम्हें div की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। div इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट HTML टैग। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एलिमेंट पूरी स्पेस ले, कोई और इसके साइड में एलिमेंट नहीं आना चाहिए। मैं ये div टैग की मदद से कर सकता हूँ। div टैग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस लेता ही लेता है, और जो स्पैन टैग है उसके अंदर जो भी है उस कंटेंट को जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है वो सिर्फ उतनी ही लेगा, उससे एक्स्ट्रा स्पेस कुछ नहीं लेगा। अब तुम इधर देख सकते हो मैंने div के अंदर h1 डाल दिया। अब h1 को जितनी स्पेस चाहिए div टैग उससे ज्यादा ही स्पेस ले लेगा, क्योंकि div एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस ऑलवेज लेगा unless and until हम वो डिफाइन कर दे, एंड दैट कैन बी डिफाइंड थ्रू CSS। देखो अब मेरा यूजुअली div टैग h1 टैग बीच में इतनी स्पेस नहीं छोड़ता, दो h1 टैग्स के बीच में कभी भी इतनी स्पेस नहीं आएगी, बट मैंने दोनों h1 टैग्स को div के बीच में डाल दिया तो div ने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया। अब यही मैं अगर स्पैन में करता, स्पैन h1 जितनी स्पेस लेता है बस उतनी ही लेगा। अब तुम कहोगे सर मैं स्पैन यूज ही क्यों कर रहा हूँ, फिर जब उतनी ही स्पेस लेनी है मुझे तो स्पैन यूज ही क्यों करूँ, एडिशनल टाइपिंग क्यों करूँ। अब देखो तुमने कभी कभी किसी वेबसाइट पे गए हो, तुमने देखा है एक बड़े से पैराग्राफ के बीच में कुछ वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स अलग स्टाइल्स के साथ होते हैं, अलग कलर्स के साथ या अलग साइज के साथ। ये तुम कैसे कर सकते हो, अभी सब दिखाएंगे। यार देखो, यहाँ देखो, हाँ सब लोग देखना एक बार। मैंने यहाँ पे दो डिप बनाया है, कोड को देखो अच्छे से, है ना। मैंने यहाँ दो डिप बनाया है, दिख रहा है सबको कोड पूरा? देखो दो डिप है, दोनों डिप में हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो अब इसका आउटपुट क्या निकल के आया? दोनों एक के नीचे एक आया, जबकि वहाँ साइड में स्पेस है, लेकिन फिर भी हेलो वर्ल्ड जो है नेक्स्ट वाला वो उसके नीचे आया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों डिप में दो हेलो वर्ल्ड लिखे हैं, दो डिप के अंदर है, ठीक है। तो दोनों एक के नीचे एक आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिप जो है ना वो कंप्लीट स्पेस लेता है। डिप जो है उसका डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक होता है। ब्लॉक डिस्प्ले होने का मतलब क्या हुआ कि वो पूरी की पूरी विड्थ लेगा जितनी व्यू पोर्ट विड्थ है, ठीक है। अब अगर मैं ये डिप की जगह स्पैन यूज करता हूँ तो देखना क्या होगा। देखो ये डिप है दोनों, मैं डिप को हटा के स्पैन कर दे रहा हूँ। देखो अब क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड जो है नेक्स्ट लाइन में आने की जगह वहीं पे आ गया। क्यों? क्योंकि स्पैन जो है ना उसको जितनी विड्थ की जरूरत होती है वो उतनी लेता है। हेलो वर्ल्ड इतनी सी विड्थ में लिखा जाता है, इसलिए उसने इतनी विड्थ ली है, और वो उसके जस्ट नेक्स्ट में नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये होता है स्पैन और डिप के बीच में डिफरेंस। क्लियर हुआ? डिप क्या करता है? पूरी विड्थ लेता है, और स्पैन क्या करता है? जितनी विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है उतना लेता है, ठीक है। यहाँ किसी को डाउट? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हुआ ना। अब देखो तुमने यहाँ पे देखा होगा आउटपुट में, अभी अपना ये रेप्लिकेट मत करो, सब लोग इधर ध्यान दो वरना ये चीज भूल जाओगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है शुरू में। देखो इसका कलर देखो, अभी दोनों टेक्स्ट का कलर क्या है? व्हाइट है, ठीक है। एलिस ब्लू है, व्हाइट जो भी है। अब देखो, अब ये दोनों जो है डिप में है। मैंने अभी प्रॉपर्टी में यहाँ पे CSS में क्या करा है, देखो कोड में दिख रहा होगा डिप मैंने सिलेक्टेड को सिलेक्ट किया है और उसमें मैंने कलर सेट किया है इसका, ठीक है ना। तो अब देखो दोनों डिप जो है डिप में थे, तो दोनों का कलर क्या हो गया? व्हाइट। लेकिन अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि एक डिप का कलर कुछ और है और दूसरे डिप का कलर कुछ और है, तो इसके लिए मुझे उन दोनों को कुछ ऐसा प्रोवाइड करना होगा ना जिससे वो दोनों सेपरेट हो सके, पता चल सके कि ये दूसरा डिप है, ये दूसरा डिप है। तो यहाँ पर फिर अपना कॉन्सेप्ट आता है सिलेक्टर्स, यहाँ पे आईडी और क्लासेस का। मान लो मुझे ऊपर वाला ही चाहिए, ठीक, तो मैं उसको एक क्लास दूंगा। लेट्स से मैंने उसको क्लास दे दिया text1। उसी तरह मुझे दूसरा वाला सिलेक्ट करना है तो मैं उसको एक और क्लास दूंगा, लेट्स से text2, ठीक। तो ये एक तरीके से मान लो उसके एक यूनिक रेफरेंस है, यूनिक तरीका है उसको पकड़ने का कि मेरे को अगर ऊपर वाला डिव चाहिए मैं text1 को कॉल करूंगा, नीचे वाला चाहिए मैं text2 को यूज करूंगा। फाइन,
इतना समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तेज तेज। उस साइड दिक्कत हो रही है, तू बताओ क्या हुआ? गाइस फेसिंग एनी प्रॉब्लम? देखो यहाँ देखो सब लोग एक बार देखो, यहाँ पे जो दो डिप थे हमारे, पहले डिप में मैंने क्या क्लास डिफाइन की है? बोलो, टेक्स्ट 1, दूसरे में टेक्स्ट 2। अब मुझे पहले वाले का कलर कुछ और रखना है, दूसरे वाले का कलर कुछ और रखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? देखो मैं यहाँ गया CSS फाइल में। अब याद रखना, जब क्लासेस को अपन को एक्सेस करना होता है ना, उसको कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी होती है, तो हमें उससे पहले यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? डॉट लगाना पड़ता है। अभी तक हमने जो div में हमने जब प्रॉपर्टी सेट की थी तो हमने डायरेक्ट div लिखा था, बट हम क्लासेस के लिए क्या करते हैं? डॉट लगाते हैं। अब मैंने डॉट क्लास का नाम लिखा और उसके अंदर प्रॉपर्टी सेट की। पहले वाले का कलर क्या सेट किया? पिंक। दूसरे वाले का कलर क्या सेट किया? ब्लू। तो दोनों का कलर क्या हो गया? चेंज। तो ये देखो, पहले वाले का कलर कुछ और हो गया, दूसरे वाले का कलर कुछ और हो गया। तो ऐसे ही जो है, अगर तुम्हें कोई भी अपने जो डिव्स है, अपन इतने सारे जब तुम कोड लिखोगे ना, तो तुम्हें डिव्स को सबसे ज्यादा नीड रहेगी। क्यों? क्योंकि डिव्स से ही अपन सारा अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो अब तुम्हें वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि यार मुझे इस डिव में कुछ और प्रॉपर्टी डालनी है, दूसरे डिव में कुछ और डालनी है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? क्लासेस का यूज कर रहे हैं। क्लासेस के लिए हमने क्या करा है? क्लास एट्रीब्यूट पास किया डिव पे, कोड को HTML का। उसमें हमने क्लासेस का नाम लिखा, फिर हम स्टाइल शीट पे गए। स्टाइल शीट में हमने वो क्लास को डॉट करके फिर क्लास का नाम लिखा और वहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर दी। ये देखो, क्लासेस का वैसे ही आईडी भी होता है, आईडी भी सेम वैसे ही रहता है। तुम क्लास की जगह क्या लिखोगे? आईडी लिखोगे और वहाँ पे अपना नाम डालो। आईडी जनरली इसलिए यूज किया जाता है कि हमें कोई भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम आईडी यूज कर रहे हैं। और साथ में ये भी रहता है कि अगर मान लो तुमने कहीं पे दो जगह सेम क्लासेस यहाँ पे डाली है, अब तुम चाहते हो कि मुझे उसमें एक प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट वाला जो है उसका कुछ कलर कुछ और हो जाए और थर्ड वाले का कलर कुछ और। खोल, देखो यहाँ पे 4 डिव है, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 क्लासेस से, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों का टेक्स्ट 1 क्लासेस जो है दोनों का कलर सेम है, तो उसमें से कोई एक का कुछ और हो जाए, तो वहां पे मैं क्या करूंगा? आईडी यूज करूंगा। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड का सेम कलर क्यों है? सेम क्लासेस है। वैसे ही सेम सेकंड और फोर्थ का है। अब मैं फर्स्ट वाले में क्या करूंगा? एक क्लास ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसका कलर डिफरेंट करना है, जबकि उनकी क्लासेस सेम है फिर भी, ठीक है ना। ये देखो, फर्स्ट वाले का जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक हो गया, जबकि फर्स्ट और थर्ड दोनों का क्लासेस क्या थी? टेक्स्ट 1 सेम थी, बट मैंने क्या करा? फर्स्ट वाले में आईडी डाल दी टॉप मोस्ट। अब मैं स्टाइल शीट पे गया और वहां पे टॉप मोस्ट में मैंने क्या करा? अब देखना यहाँ पे आईडी है। आईडी को मुझे अगर आईडी में कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है तो यहाँ पे डॉट की जगह क्या आ जाता है? हैशटैग। तो मैंने हैशटैग और आईडी का नाम लिखा और वहां पे प्रॉपर्टी सेट कर दी कलर ब्लैक, तो उससे कलर उसका क्या हो गया? ब्लैक। तो क्लियर हुआ आईडी और क्लासेस का? ये सबसे ज्यादा यूज करने वाला, मतलब ये तो चलेगा ही पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये समझ आया कि आईडी ने जो है ओवरराइड कर दिया क्लास को। जो फर्स्ट वाले में थे क्लासेस, क्लास जो है टेक्स्ट 1 में कुछ कलर था और आईडी का कलर कुछ और था, है ना। जैसे यहाँ देखो, टेक्स्ट 1 में मैंने कलर सेट किया पिंक और टॉप पोस्ट में मैंने कलर सेट किया ब्लैक। दोनों जो है सेम ही डिव पे लगे हुए हैं, बट कलर उसका क्या, फाइनल आउटपुट में कलर उसका क्या आ रहा है? ब्लैक आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आईडी का जो है ना वो सुपीरियर होती है क्लासेस से, है ना। यहाँ पे आईडी में जो प्रॉपर्टी सेट थी वो फाइनली आई है, तो आईडी जो है क्लासेस से सुपीरियर होती है। फाइन गाइस, चलो एक फिर रिवीजन लेते हैं छोटा सा आगे। अभी तुम्हें क्या क्या आता है? क्लास और आईडी। कोई एक बताओ क्लास क्या करता है? उस साइड से कोई बोलो, इस साइड से बोलो, क्लास क्या करता है? कोई बताओ। तू नहीं हो गया। क्लास क्या होता है? हाँ ठीक है। क्लास को जब अपन CSS में यूज करते हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे? डॉट जो भी क्लास का नाम है। आईडी क्या होता है? अगर तुम्हारे पास दो सेम क्लासेस हैं बट तुम्हें चाहिए एक स्पेसिफिक वाली उनमें से कुछ और
किसी और तरीके से दिखना चाहिए, तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए तुम आईडी डालोगे। आईडी को सीएसएस में कैसे यूज करोगे? सब साथ में बोलो तेज। थक गए हो क्या? ठीक, उसके लिए तुम यूज करोगे हैशटैग। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, आईडी या फिर क्लास की? तुम आईडी का कोड ऊपर लिखो, नीचे लिखो, कहीं भी लिखो, डजंट मैटर। जो आईडी में है वो पहले प्रेफरेंस मिलेगा उसको, क्लास वाली भाड़ में जाए। इतना अभी तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब तुम्हें एक चीज और बता रहे हैं, बस थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है। हाँ, एक सेकंड क्लास में सेम आईडी में, मतलब क्लास 1 में भी टॉप लिखा है और क्लास 2 में भी टॉप लिखा है। इसका देखो क्वेश्चन अच्छा है। तुम्हारे पास दो डिव है, दोनों का क्लास है लेट्स से टेक्स्ट 1। तुमने एक को आईडी दे दी टॉप मोस्ट, तुमने दूसरे को भी आईडी दे दी टॉप मोस्ट, तो बताओ क्या होगा? किसी को कोई आइडिया, कोई ऐसी हंच मारो क्या होगा? सेम नहीं रहेगा। अभी मैंने क्या बताया, आईडी क्या करता है, यूनिक देता है, यानी वो एक स्पेसिफिक क्लास के लिए या एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए यूनिक है। तुम वो सेम आईडी कहीं और रिपीट नहीं कर सकते हो, वो इलीगल है, वैलिड नहीं, वो एरर देगा। ठीक है? अगर तुम्हारी आईडी एक जगह डिफाइंड है, एक एलिमेंट के अंदर, लेट्स से एक डिव में, तो दूसरे डिव में वो सेम आईडी नहीं दे सकते हो, क्योंकि आईडीज आर यूनिक। फाइन। पर क्या तुम दूसरे डिव को सेम क्लास दे सकते हो? हाँ या ना? गुड। तो मैं अब इतना बेसिक क्लियर है। अभी के लिए आई एम अज्यूमिंग थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है तुम्हें, तो इस चीज को अपन रोकते हैं। ठीक है? और आगे नहीं बता रहे। और जैसे